तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एडिशनल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 2.25 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली मतलब आराम से, इन रेन विथ स्पीड v मस्ट स्लैंट हिज अम्ब्रेला फॉरवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अ स्टूडेंट derives the following relation between theta and v, where tan theta दिया हुआ है v, and checks that the relation has a correct limit, that is v approaches 0 as theta approaches 0 as expected. We are assuming there is no strong wind and that the rain falls vertically for a stationary man. Do you think this relation can be correct? If not, guess the करेक्ट रिलेशन। तो हमने डायमेंशन के एप्लीकेशंस में पढ़ा था दैट आपका फर्स्ट जो एप्लीकेशन था हमारा, दैट डायमेंशन यूज किया जा रहा है फॉर डायमेंशनल करेक्टनेस, मतलब कोई रिलेशन करेक्ट है या फॉल्स है उसको चेक किया जा सकता है यूजिंग डायमेंशनल अप्रोच। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास रिलेशन है tan थीटा इज इक्वल टू v, तो हम यहाँ पे डायमेंशन का यूज कर रहे हैं टू चेक वेदर अ रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। दैट इज हम बोल सकते हैं हम डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं कि कोई मेरा फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है। हम फॉर्मूला डिराइव करने की बात नहीं कर रहे, हम फॉर्मूला बस चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू v। अब यहाँ पे हम जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से v जो है वो है स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और लेफ्ट हैंड साइड में थीटा आपका डायमेंशन लेस है, और हमने बोला था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक लेट्स से एक्सप्रेशंस आर डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो भी एक डायमेंशन लेस नंबर ही होगा। तो यहाँ पे बोला जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रिलेशंस डायमेंशनली मेरे सही नहीं है, दैट इज m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 आपका राइट हैंड साइड में LT-1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन इनकरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ से एक हम कंक्लूजन दे सकते हैं, दिस इज एन इनकरेक्ट रिलेशन एज दिस डज नॉट फॉलो दिस डायमेंशनल करेक्टनेस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी को फॉलो नहीं कर रहा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी करके हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके डायमेंशनली सिमिलर टर्म्स होने चाहिए। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है। तो यही पूछा था, डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट? तो हम बोल रहे हैं नहीं, ये करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन। हमें बस एक गेस करना है। एग्जैक्ट रिलेशन हम रिलेटिव मोशन, जब हम मोशन पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे डिराइव करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपकी लेट्स से मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन रेन विथ स्पीड v, मैन मूव कर रहा है लेट्स से v स्पीड से, ये है मैन की स्पीड हमारी। तो ये मैन जो है वो आपका v स्पीड से मूव कर रहा है, और जो रेन है ये कहा गया है क्वेश्चन में कि है ना कि जो रेन है वो वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली फॉर अ स्टेशनरी मैन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेन जो है सपोज आपकी वर्टिकली नीचे की तरफ फॉल कर रही है। तो वर्टिकली नीचे की तरफ फॉल कर रही है, ये रेन की स्पीड हो गई हमारी। लेट्स से इसको हम u कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के कहीं बीच में आ रहा होगा, तो ये आपका नेट वेलोसिटी हो जाएगा रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन। जिस मैन अगर देखेगा इस रेन को खुद की तरफ आता हुआ, तो मैन को ये जो है रेन इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मैन को ये जो अम्ब्रेला है लेट्स से वो अगर अम्ब्रेला पकड़ता है ये मैन, तो अम्ब्रेला को उसको कुछ इस डायरेक्शन में पकड़ना होगा ताकि जो बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है उससे वो बच सके। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री से देखें ये ट्रायंगल बना के, तो
तो इस ट्रायंगल में ये देखा जा सकता है, ये हमारा है थीटा। अगर ये स्पीड v है तो यहाँ पे ये जो होगा ये भी v रहेगा और ये जो बेस होगा ये u रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डायमेंशनली अगर अब चेक किया जाए tan थीटा ये मेरा v बाई u रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक डायमेंशनलेस टर्म बना हुआ है m0 l0 t0 और राइट हैंड साइड ऊपर मीटर पर सेकेंड नीचे मीटर पर सेकेंड दैट इज LT-1 डिवाइडेड बाय LT-1 कैंसल होगा। तो अब राइट हैंड साइड में भी हमारा m0 l0 t0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो रिलेशन आया निकल के दैट इज आपका tan थीटा बराबर v अपॉन u, हम ये कह सकते हैं ये रिलेशन हमारा फाइनली एक करेक्ट रिलेशन बन जाता है। तो ये आपका इस डायमेंशनल करेक्टनेस को सेटिस्फाई भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हेंस हमारा करेक्ट रिलेशन हो गया tan थीटा इक्वल टू v बाई u। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई गेस समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2.26 पे आते हैं। लिखा है इट इज क्लेम दैट 2 cesium clocks if allowed to run for 100 years free from any disturbance may differ by only about 0.02 second. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 seconds? Hence we can say here, यहाँ पे कहा जा सकता है कि 2 cesium clock 100 साल में कितने का टाइम डिफरेंस देती है 0.02 सेकेंड्स का। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं 100 इयर्स में आपका जो टाइम का डिफरेंस जो आ रहा है जिसे हम एरर कह देते हैं अगर, तो वो आ रहा है 0.02 सेकेंड्स का। मतलब 100 साल में हमारे टोटल कितने सेकेंड्स होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं एक साल में आपके 365 दिन होते हैं, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। मतलब ये 100 साल में इतने सेकेंड्स में से आपका कितने का एरर दे रहा है 0.02 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि एक सेकेंड में कितने का आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक सेकेंड में आपका जो एरर निकल के आएगा, यहाँ पे ये बोला गया है एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक बताना है इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड जब हम मेजर करेंगे तो कितने की एक्यूरेसी रहेगी, मतलब कितने का एरर रहेगा। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक ये बन जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय ये बन के आएगा 100 इंटू यहाँ पे कहा जा सकता है 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू हम कह सकते हैं 60। मतलब इतने सेकेंड्स का लेट्स से एरर शो होगा और यही एरर जो होगा उसी को हमने एक्यूरेसी कहा गया है इस स्टैंडर्ड आपका सीजियम क्लॉक का। और ये कैलकुलेशन करने पे आपका निकल के आता है 157.5 हम कह सकते हैं इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। हेंस इतने की एक्यूरेसी रहेगी। लेट्स से ये हमारी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी हो जाती है। अगर हम एक सेकेंड की बात करें, एक सेकेंड में कितनी एक्यूरेसी है ये स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक की 1.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड। सिंपल हमने अरिथमेटिक रूल से इसको समझा है। तो ये है 2.26। आई गेस समझ आया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2.27 पे। लिखा है एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सोडियम एटम अज्यूमिंग इट्स साइज to be about 2.5 angstrom. Use the known values of Avogadro's number and the atomic mass of sodium. Compare it with the mass density of sodium in its crystalline phase, which is 970 kg per cubic meter. Are the two densities of the same order of magnitude? If so, why? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लेट्स से एक सोडियम एटम, ये आपका एक सिंगल सोडियम एटम बना हुआ है जिसका साइज जो दिया गया है 2.5 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। साइज का मतलब यहाँ क्या कहलाएगा? साइज का मतलब यहाँ पे इसका डायमीटर हो जाएगा 2r।
क्योंकि हम सोडियम एटम को एक स्फेरिकल शेप में मानेंगे, तो इसका डायमीटर 2r की जो वैल्यू है, वेयर r इज द रेडियस, ये हो जाएगा 2.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर कहलाता है। तो यहाँ से रेडियस की बात की जाए तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, ये आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर यहाँ से हम बात करें इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, एक सिंगल सॉलिड एटम के स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पे इसका रेडियस की वैल्यू रख दी जाए तो ये निकल के आया 1.25 इंटू 10⁻⁻10 इसका होल क्यूब, और ये पूरा यूनिट हमारा निकल के आने वाला है क्यूबिक मीटर में। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है 23 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल में आपके 23 ग्राम है, और एक मोल सोडियम में हम जानते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम के, वो एवोगैड्रो लेट्स से नंबर्स होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स में Na एटम्स ऑफ सोडियम का जो मास होगा, Na एटम्स ऑफ सोडियम का जो मास होगा वो है 23 ग्राम। मतलब यहाँ पे एक एटम ऑफ सोडियम का हम मास को कह सकते हैं बाय अरिथमेटिक, ये बन जाएगा 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये पूरा चीज आएगा ग्राम में। मतलब हम कह सकते हैं कि एक एटम सोडियम का जो मास होगा, अगर इसे केजी में ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्रिस्टलाइन फेज में जो डेंसिटी है वो केजी पर क्यूबिक मीटर में, वॉल्यूम हमने क्यूबिक मीटर में लिखा है, तो मास को भी ये एक सोडियम एटम का मास बन जाएगा। तो ये मास एक सिंगल सोडियम एटम का हम निकाल रहे हैं, तो ये 23 ग्राम को केजी में ले जाया जाए तो 10⁻³ केजी कहा जा सकता है। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम जानते हैं 6.022 इंटू लेट्स से 10⁻23 करके होती है। तो इसको अब यहाँ पे हमें मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी एक सिंगल सोडियम एटम की, तो डेंसिटी ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम अगर निकालें तो ये निकल के आएगी मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। तो ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाए ये आएगी 23 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 6.022 इंटू 10⁻23, ये है हमारा केजी में, डिवाइडेड बाय यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब इन क्यूबिक मीटर। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा ये डेंसिटी निकल के आने वाली है कैलकुलेशन पे आपकी 4.67 इंटू 10⁻³ केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये है आपकी सोडियम की लेट्स से एक सिंगल एटम की डेंसिटी, दैट इज 4.67 इंटू 10⁻³ केजी पर क्यूबिक मीटर, जो इस क्रिस्टलाइन फेज में, क्रिस्टलाइन फेज का मतलब क्या होता है, जब ऐसे सारे सोडियम एटम्स को हम एक लैटिस में अरेंज करके एक सिंगल, अगर हम बात करें सॉलिड में, हम जानते हैं ये सारे सोडियम एटम्स जो होंगे वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, जहाँ पे रेड डॉट जो हम बोल रहे हैं एक सिंगल सोडियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी डेंसिटी अगर हम बात करें एक क्रिस्टल एटम में, क्रिस्टल लेट्स से लैटिस में, जहाँ बहुत सारे सोडियम एटम्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो डेंसिटी बहुत ज्यादा है एक सिंगल सोडियम एटम की डेंसिटी से, जिसका मतलब होगा कि बहुत ज्यादा मास ऑफ सोडियम प्रेजेंट है बहुत कम वॉल्यूम में, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहां से कहा जा सकता है कि डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम एंड डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज, ये है डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम और ये है डेंसिटी ऑफ सोडियम इन क्रिस्टलाइन फेज। क्रिस्टलाइन फेज का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, एटम्स को एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो ये सेम ऑर्डर की नहीं है, ये देखा जा सकता है 10⁻³ है और इसका ऑर्डर लगभग आपका, लेट्स से अगर ऑर्डर की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 9.7 इंटू 10⁻² केजी पर क्यूबिक मीटर। हमने ऑर्डर मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो इस नंबर को आप
लेट्स से 1 से 9 तक रखेंगे तो 9.7 इंटू 10 पावर 2, इसका ऑर्डर लगभग 10 पावर 3 हो गया और इसका ऑर्डर 10 पावर -3 हो गया। मतलब ये जो है ये आपका 10 पावर 6 टाइम्स क्या है, छोटा है। तो ये हम बोल सकते हैं ये ऑर्डर जो है ये 10 पावर 6 टाइम्स स्मॉल है। तो ये क्यों है इसकी बात करें तो बिकॉज इन सॉलिड फेज, जब सॉलिड में ये सारे सोडियम एटम्स जब अरेंज्ड होंगे एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में तो डेंसिटी बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर यहाँ पे बढ़ जाती है जब ये क्रिस्टल फेज में होंगे, और जब सिंगल एटम फेज में होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दिस इज बिकॉज इन सॉलिड फेज एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, इसीलिए लेट्स से सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप एंड साइज कहते हैं। Thus the interatomic separation is very small in the crystalline phase. तो इसीलिए एक क्रिस्टल फेज में जो आपका इंटरएटमिक सेपरेशन मतलब दो एटम्स के बीच का ये जो सेपरेशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये था हमारा 2.27 का सॉल्यूशन। आई गेस यहाँ तक समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो।